बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। जहां कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन कुछ जो एलिमेंट है हमारी सियासत का वो अभी भी डाई डाउन नहीं करता। रोज़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले तो कोरोना के हवाले से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी होती रही कि किसने अच्छा काम किया और किसने नहीं किया, लेकिन अब एक दफ़ा फिर सियासत, एहतसाब और सियासत जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे मुल्क में, उस हवाले से बात हो रही है। कौन है शहजाद अकबर साहब और ये आए कहाँ से हैं? ये सवाल किया आज जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब को दोबारा नैब ने तलब किया है 22 अप्रैल को। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब को तलब किया गया था। उन्होंने कहा लॉकडाउन और जो कोरोना वायरस के हवाले से हालात हैं उनकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो है। उन्होंने एक तवील ख़त लिखा जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते। अब 22 अप्रैल को यानी परसों के रोज़, बुध के रोज़, उन्हें फिर तलब कर लिया गया है। और इस हवाले से भी बात होगी जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने बात की। और आईपीपी रिपोर्ट भी अभी रिसेंटली आई है, वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई। उसके अंदर बहुत से टेक्निकल चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन एहतसाब का एक उसके अंदर एलिमेंट है, वो भी हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब और वज़ीर दाखिला जनाब शहजाद अकबर साहब। शहजाद साहब कौन हो तुसी, कित्थों आए हो? ये पहले तो ये दस दो ना सारे लोगों को। मेरा ख्याल है मुनीब, अगर मीडिया में कोई बंदा मुझे जानता है कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, तो वो तो सबसे बड़े जो मुझसे सवाल कर रहा है वो बड़ा बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम दोनों ने एक ही जगह से तालीम हासिल की, आगे पीछे थे। अगर उस वक्त की, आजकल वो मी एट 20 की जो सीरीज़ चल रही है, मेरा दिल करता है आपकी भी एक तस्वीर पोस्ट कर दूँ बचपने की जो हमारे साथ थी। तो शायद खाकान अब्बासी साहब का असल में मसला ये है, मैं इसको थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपकी कुलीग के किसी चैनल के प्रोग्राम के ऊपर शुगर को लेके और इनकी कुछ बातों को लेके मुझसे एक सवाल किया गया। तो मैंने वो उसमें गरीदा फारूकी का वो शो था, तो मैंने उसमें उनसे कहा कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से सवाल कीजिए, वो 3 सवालों के ये जवाब देंगे। तो वो बड़ा सोशल मीडिया पे चला भी। तो खैर जब उनसे ये सवाल पूछे गए और उनके सामने चीज़ रखी गई, तो उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वहाँ भी ये बात दोहराई थी कि जी मैं तो किसी शहजाद अकबर को नहीं जानता। अच्छा, उसके बाद हर कुछ दौर बाद, हर कुछ महीनों बाद वो मेरे ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं। आज की भी जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तज़ादात से भरी हुई थी। इससे पहले कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, उसको तो हम कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन आज भी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तज़ादात थे। मिसाल के तौर पर एक उन्होंने आज अर्ज़ की, पर्सनैलिटीज़ को छोड़ दीजिए, शख्सियात को छोड़ देते हैं कि जी कोरोना के ऊपर नेशनल असम्बली का इजलास बुलाया जाए। तो मैं उनसे पूछूंगा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्या वो इस इजलास में तशरीफ़ लाएंगे? क्योंकि नैब में तो वो पेशी के लिए नहीं गए जहाँ पे चलें फिर एक कमरे में 2 या 3 लोग होते जिन्होंने सवाल जवाब करना था। यहाँ से तो 300-400 का ऐवान है, तो क्या वो वहाँ पे आएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा मेरी 69 साल उम्र है, जो उन्होंने झूठ बोला, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उम्र उनकी कम है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। तो खैर सियासी सरगर्मियाँ सारी उनकी जारी हैं। तो एक तो उनकी बात के अंदर ये तजाद था। अच्छा, दूसरी जो उन्होंने बात एक बड़ी आज हैरत अंगेज़ की कि जी शहजाद अकबर ने लंदन से एक सहाफ़ी को ले आया और उसको पैसे दे के उससे डेली मेल में ख़बर करवा ली। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने मेरे पे लगा दिया, लेकिन वो मुझे जानते नहीं हैं। उनको बिल्कुल नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, लेकिन उनको ये पता है कि मैं लंदन से एक बड़े अखबार के सहाफ़ी को पैसे लेके आया। भाई किस किस्म की बातें कर रहे हैं। और आज तक वो इनके जो लीडर हैं, वो जो एक उंगली हिलाते थे, 6-8 महीने तो उनको लगे सिर्फ एक चिट्ठी लिखने में कि जी मैं मुकदमा करूँगा। उसमें भी वो अपने वादे से मुकर गए कि मेरे ऊपर मुकदमा नहीं किया। मेरा नाम पिछले 1.5 साल से इनकी पूरी लीडरशिप, शहबाज शरीफ ख़ानदान स्पेशली, वो उसकी पूरी एक माला जपते रहते हैं और ये कहते हैं जी मैं तो इनको नहीं जानता। वो तो मेरे ऊपर तो इन्होंने मुकदमा करने का दावा किया था, इसके बावजूद तो मुझे नहीं जानते। तो इनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मैं बिल्कुल पाकिस्तानी हूँ, मैं कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं रहा, मैं सारी ज़िंदगी यहाँ रहा हूँ। सिर्फ अपनी तालीम के 5-6 साल जब मैं बाहर पढ़ने के लिए गया वो गया, और मेरे पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मेरे पास ना मज़दूर के तौर पे, ना मिस्त्री के तौर पे, ना किसी माली के तौर पे, ना ही चौकीदार के तौर पे इनके लीडरों की तरह किसी भी किस्म का अकामा है किसी भी मुल्क का। तो मैं कहना चाहिए सुच्चल पाकिस्तानी हूँ, इधर ही हूँ और एक आम आदमी हूँ। बल्कि इनको तो ये भी भूल गया कि इनकी तरह मैं भी पोठवार का बासी हूँ, जैसे आप पोठवार के बासी हैं। मतलब तो और ये भी कि आप आम आदमी हूँ, हुकूमत शायद जब इनको ये खत्म हो बात बुरी जाएगी लगती तो है। उस वक्त भी पाकिस्तान में ही रहेंगे, कहीं बाहर जाने का इरादा नहीं है? जी जी, इंशाल्लाह यहाँ रहेंगे। मैंने कहाँ जाना है, मैं यहाँ पे अपनी मजदूरी करता हूँ, एक वकील हूँ शोबे के लिहाज से।
अपनी वकालत जारी रखूंगा इंशाल्लाह और इधर ही रहूंगा। जो मतलब अगर ये मुझे किसी किस्म की कोई धमकियां देना चाहते हैं तो कोई अच्छा ऐसी शहजाद बात साहब, नहीं है। एक जो हम इस एतराज मुल्क में हैं और इसी वो मुल्क में रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आता है, क्योंकि ये बात जरा खुल रही है तो बात हो जाए। वो बार बार कहते हैं आप नैब की तर्जुमानी करते हैं, नैब के पास केसेस होते हैं, नैब ने सवालनामे दिए होते हैं, आप आके उनकी वजाहतें करने लग पड़ते हैं। तो वो कहते हैं नहीं पहले पता कर लें नैब की तर्जुमानी करते हैं या शहजाद साहब इंडिपेंडेंट है, नैब से कोई ताल्लुक है नहीं है? देखिए, नैब की तर्जमानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब अपने उस जिस काम के पैराए में काम कर रही है, लेकिन अगर मेरा एक ज़िम्मेवारी है हुकूमत के अंदर अकाउंटेबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी में मुख्तलिफ़ चीज़ों को मेरा ऑफिस भी देखता है। उसमें हम अगर मुख्तलिफ़ केसेस में मिल के काम करते हैं या कुछ चीज़ों में शवाहिद इकट्ठे करते हैं और जो चीज़ें मेरे सामने आती हैं या कुछ चीज़ें पब्लिकली आती हैं, अदालतों में आती हैं, जो चीज़ पब्लिक हो चुकी हो, या तो मुझे ये आज तक कोई एक चीज़ बता दें कि मैंने किसी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ जो बड़ी सीगा राज में रखी गई हो उस पर बात की हो। मैंने हमेशा, देखिए मुनीब आप मुझे बेहतर जानते हैं, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैंने हमेशा सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर बात की है जो कि पब्लिक डोमेन में हैं और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा हैं। अब वो पब्लिक डोमेन की चीज़ें ला के अगर मैं आवाम को बेहतर तरीके से समझाना की कोशिश करता हूँ कि असल में इनकी चोरी क्या है, मिसाल के तौर पे भी एक रीसेंट चीज़ को ले लीजिए, अब उसमें भी शायद मेरे ऊपर ये नैब की तर्जमानी का दावा कर दें। जब ये हमारी शुगर की कमेटी की रिपोर्ट आ गई तो फौरी तौर पे इनकी तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने कहा था इसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान और उस्मान बुज़दार को जेल में डाल देना चाहिए जी, ये सब कुछ उन्होंने किया। अच्छा, अब वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में तो उनकी वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी। उस्मान बुज़दार साहब की पंजाब की काबीना में 2.4 अरब की, मैं दोहराऊँगा, सिर्फ 2.4 अरब की सब्सिडी। तो मैंने जब उसके फ़ौरन बाद बात की कि जनाब इस रिपोर्ट में तो आपकी सिर्फ 1 साल की 20 अरब की सब्सिडी का जिक्र है जो आपने वफाक में रहते हुए सिर्फ 2 दिन का टाइम लगा के दे दी। और मैंने ये भी दावा किया कि सुलेमान शहबाज आपके दफ्तर में आए और बैठे बैठे आपसे ऑर्डर करवाया, आपने इंडस्ट्रीज़ को ऑर्डर किया, और ये सारा समरी का हिस्सा है। ठीक है, आपने ऑर्डर किया, उसी दिन शुगर की असेसमेंट, प्राइस असेसमेंट हुई और अगले दिन सब्सिडी दे। अब ये देखिए उसके बाद फरमाते हैं, और उसके बाद ही उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि देखें जी सब्सिडी तो वज़ीर आज़म नहीं देता ना, ये तो काबीना का फैसला होता है। तो एक तरफ वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को और उस्मान बुज़दार को जेल में डाल दें, और जब अपनी 20 अरब इधर थी उस्मान बुज़दार की 2.4 अरब की, जिसके ऊपर हमने अपनी इंक्वायरी भी करवाई, कमीशन भी बैठाया, और अपनी सिर्फ 1 साल की 20 अरब की, अभी मैं 5 सालों की बात नहीं कर रहा, 1 साल की 20 अरब की सब्सिडी के ऊपर कहते हैं वो तो जी काबीना का और ईसीसी का फैसला था, वज़ीर आज़म का तो उसमें अमल दखली कोई नहीं होता। तो ये सारी बेसिकली बौखलाहट है। ठीक है, और उस बौखलाहट में उनको सिर्फ एक मासूम इंसान शहजाद अकबर ही मिलता है अटैक करने के लिए। शहजाद साहब, अब ये जो आपने कहा ना मासूम इंसान, ये तो तारीख तय करेगी आप कितने मासूम थे क्योंकि बहुत से लोगों को आप मासूम नहीं लग रहे होते, बहुत से लोगों को आप मासूम नहीं लग रहे होते। अच्छा शहजाद साहब, अभी आपने आटा चीनी मजलूम से चेंज कर दिया। अच्छा चले, मजलूम आपने कह दिया, फर्दर अपने लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इससे भी बहुत से लोगों को एतराज़ होगा। लेकिन ज़रा आटा चीनी की ये जो इनिशियल रिपोर्ट थी, इस हवाले से बात हुई, फिर फोरेंसिक रिपोर्ट का कहा गया कि गालिबन ये 25 तारीख को आनी है, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया हुआ है। शेख रशीद साहब कहते हैं नहीं जी ये 25 को नहीं आएगी, ये रमज़ान के बाद अब आएगी। तो इंफॉर्मेशन कोई दे सकते हैं आप कि क्या जिस तरह ये कंपाइल हो रही होगी, बन रही होगी या बन चुकी होगी, हो सकता है, तो ये 25 को आ जाएगी ऑन टाइम? देखिए अभी इसके ऊपर मैं तो कोई किस किस्म की क्या सराही नहीं कर सकता, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुझे लगता है शायद कमीशन की तर्जुमानी कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं कि ये ईद के बाद आएगी। देखिए अभी तो कमीशन ने हमें कोई इस चीज़ की इतला नहीं दी। ये जो कमीशन है, और सॉरी शेख रशीद कह रहे हैं, तो मेरे पास तो कोई इतला नहीं है। वो कमीशन ने वज़ीर आज़म ऑफिस को और फेडरल गवर्नमेंट को थ्रू ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, अगर कोई इस किस्म का डिले होना भी है तो उस डिले के लिए उनको काबीना से इजाज़त लेनी होगी, बिकॉज़ ये जो कमीशन कायम किया गया था ये वफाकी काबीना ने कायम किया था, और अभी तक इस किस्म की कोई इतला कमीशन की तरफ से नहीं है और कोई रिक्वेस्ट भी नहीं है। बल्कि आज तो मैं देख रहा था कुछ टीवी चैनल्स पे चल रहा था कि कमीशन ने रिपोर्ट लिखनी शुरू कर दी। लिख रहे हैं तो फिर 3-4 दिन में मुकम्मल हो जानी चाहिए, लेकिन अभी कतई नहीं कहा जा सकता कि 25 को ये डिले हो रही है या नहीं आ रही या आ रही। ठीक। अरे शहजाद साहब, मैं सवाल, अब क्योंकि एक रिसेंट भी एक रिपोर्ट आई आईपीपी के हवाले से, अब ये रिपोर्ट जिस तरह अब आटा और चीनी बहरान के हवाले से एक रिपोर्ट आ गई थी, फॉर्मली हुकूमत ने रिलीज़ की, इस रिपोर्ट को जो कि वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है, गवर्नमेंट कब फाइनली रिलीज़ कर रही है?
देखिए इसमें मुनीब, जो रिपोर्ट जिस दिन ये लास्ट वीक रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मौसूल हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको कैबिनेट की जो कमेटी है ऑन एनर्जी उसको अरसाल की है, बिकॉज़ ये काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है और इसमें जो वे फॉरवर्ड में चीज़ें हैं उनको काबीना की सतह पे देखा जाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी हैं। इसके अलावा कुछ इसके अंदर भी फोरेंसिक होने की बात है, तो वो उन सब चीज़ों को लेके जो इसका कॉम्पिटेंट फोरम है, कैबिनेट की एक सब कमेटी है जिसे असद उमर साहब हेड करते हैं, उनको अरसाल कर दी गई थी। और मेरी इतला के मुताबिक शायद आज या कल उनका इसमें कोई इजलास भी है, पहला इजलास, जिसमें ये रिपोर्ट जो है उसको कंसिडर किया जाएगा और उसके मुताबिक दो चीज़ों का शायद फ़ैसला होना हो। एक तो ये कि क्या इस रिपोर्ट को इस मौका के ऊपर ऑफिशली पब्लिक किया जाए, और सेकेंडली इसके अंदर जो सफारिशात हैं उनमें किन सफारिशात पे किस तरह से और किस फोरम से अमल दरामद करना है। तो वो सारी चीज़ें कैबिनेट की जो सब कमेटी ऑन एनर्जी है उसके सामने आज या कल में कंसिडर होना है, जब भी उसका इजलास तय होगा। शहजाद साहब, आप लेकिन वो इसी हफ्ते में होगा। ठीक है, आप मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब भी हैं, आपका पोर्टफोलियो भी सामने है। ये रिपोर्ट इसके अंदर एलिजिडली, क्योंकि ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुई रिपोर्ट, किसी ने मुकम्मल तौर पर उस तरह पढ़ी नहीं, लेकिन एलिजिडली इसके अंदर नाम नदीम बाबर साहब का भी आ रहा है, रज़ाक दाऊद साहब का भी आ रहा है। सवाल ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप की जुरिस्डिक्शन में आता है, आप खुद उसे एवेल्यूएट करेंगे, ये डिटर्मिन आप करेंगे कि इनका दोनों शख्सियात का एहतसाब इस हवाले से होना चाहिए, क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, क्या ये इस पोजीशन में थे कि इन्फ्लुएंस किया इन्होंने? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो नाम रिपोर्ट के अंदर किसी भी शख्स का आना, वो तो अब रिपोर्ट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, रिपोर्ट लिखने वालों का नाम भी लिखा होता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनका नाम आ गया है। आईपीपी रिपोर्ट्स जो हैं वो बेसिकली ये डिवाइड करती है डिफरेंट आईपीपी पॉलिसीज़ को। 1994 की पॉलिसी है, 2002 की है और 2015 की है। इन डिफरेंट पॉलिसीज़ में डिफरेंट आईपीपीज़ लगे, डिफरेंट कंपनीज़ ने, प्राइवेट कंपनीज़ ने और इंटरनेशनल कंपनीज़ ने लगाए। उन आईपीपीज़ को लेके उनके मालिकान का एक टेबल बनाया गया है, जिसके अंदर बिल्कुल नदीम बाबर साहब का भी जिक्र है और रज़ाक दाऊद साहब का भी जिक्र है। अब एक चीज़ जो मैं उस रिपोर्ट में क्लियरली देख सकता हूँ वो ये है कि जिस वक्त ये आईपीपीज़ लगाई गई उस वक्त रज़ाक दाऊद या नदीम बाबर ना उस रिपोर्ट के मुताबिक, ना ही मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक किसी हुकूमत में इस किस्म के किसी ओहदे पे फाइज थे, ये कि वो कैबिनेट के मेंबर्स थे या पॉलिसी बना सकते थे। तो इस लिए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद अगला मरला है जहाँ पे अभी इस रिपोर्ट को लेके आगे क्या किया जाना है, उसमें मैं समझता हूँ शायद उनकी तरफ से होगा या जो कमेटी के सरबराह हैं। ये क्वेश्चन असद उमर साहब के लिए है कि जो कमेटी, क्योंकि जो कैबिनेट की सब कमेटी ऑन एनर्जी है उसके अंदर रज़ाक दाऊद साहब और नदीम बाबर साहब एड हॉक मेंबर हैं, उसके फुल टाइम मेंबर नहीं हैं, एड हॉक मेंबर हैं। तो अब उस एडहॉक मेंबरशिप के ऊपर इस मुद्दे को लेके इस जो एजेंडा पॉइंट है उस पे उनका बैठना मुनासिब शायद ना होगा, तो वो अब फैसला कमेटी के सरबराह भी कर सकते हैं, आज खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये तो हो गया कॉन्फ्लिक्ट का इशू। अब अगर इस रिपोर्ट के अंदर उनके ऊपर कोई इस तरह की रॉन्ग डूइंग का, देखिए दो चीज़ें हैं। अब जो आईपीपीज़ हैं ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है बिटवीन गवर्नमेंट और आईपीपीज़ के। उस कॉन्ट्रैक्ट्स के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे, अगर उन टर्म्स एंड कंडीशन से हट कर कोई चीज़ सामने आती है जिसमें किसी ने अनड्यू बेनिफिट लिया हो बिकॉज ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग, तो उसके मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अभी ये रिपोर्ट उस मरले में है जहाँ पे वो सिर्फ ये निशानदही करती है कि किस किस तरह से पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ और किन आईपीपी पॉलिसीज़ के अंदर किस तरह से चीज़ों को ऐसे रखा गया कि जिसकी वजह से ज़्यादा फ़ायदा आईपीपीज़ को हो जाए, यानी कि प्राइवेट कंपनीज़ को हो जाए। ठीक है, जिसमें कैपेसिटी चार्जेस का इशू है, कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू नहीं कर सकते, फ्यूल एफिशिएंसी के मामलात हैं। इन तमाम चीज़ों को लेके एक होलिस्टिक व्यू, जिस तरह से एक चीज़ इस रिपोर्ट के अंदर ये भी रिकमेंड की गई है कि क्या हम फ्यूचर में इस पॉलिसी के तहत चल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़ायद बिजली मौजूद है और आगे जितने हमारे मुआहदे हुए हैं जब वो तकमील पा जाएंगे तो हमारी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा बिजली होगी। अब वो बिजली चाहे हम खर्च करें या ना करें, लेकिन हम उसके कैपेसिटी चार्जेस देने के पाबंद होंगे। तो एक तो इसकी तरफ पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं और दूसरी रिकमेंडेशंस हैं कि ये चीज़ जानने के लिए कि अगर इसमें किसी ने रॉन्ग डूइंग की है, किसी ने गलती की है और क्रिमिनल लाइबिलिटी की हद तक की है,
तो उसके लिए फिर ज़ाहिरी बात है वो काम तहकीकाती इदारे ही कर सकते हैं। अच्छा शहजाद लेकिन इन साहब, तमाम चीज़ों का ये फैसला जो है वो क्या मुझे ये बता दें कि किसी शख्सियत का आपने कहा कि ये डरना होगा कि क्या उस शख्सियत ने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है या नहीं। बादी और नज़र में जो आपने डिस्क्राइब किया उसके मुताबिक आपकी नज़र में नहीं बनता, लेकिन ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू इंक्वायरी है। बट सवाल ये है, और लोग भी ये पूछते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म तो खुद वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट होने से पहले भी बड़े क्लियर थे कि जिन लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट हैं और ख़ास तौर पर ऐसे इंटरेस्ट हैं जिनका ताल्लुक ऐसे किसी मामले से आ जाता है, उनको किसी ऐसी पोजीशन में नहीं होना चाहिए। लोग वज़ीर-ए-आज़म से ये सवाल करते हैं और पूछते हैं कि फिर ऐसे लोगों को काबीना के अंदर या ऐसी पोजीशन में क्यों रखा जाता है जिससे ये तासुर हो कि वो वज़ीर-ए-आज़म को या हुकूमत को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने आप को किसी माली फ़ायदा, अपने आप को कोई ना कोई माली फ़ायदा दे सकते हैं, या एटलीस्ट उसका इल्ज़ाम उन पर ज़रूर आ सकता है। ये सवाल हर कोई कर रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के स्टैंडर्ड के ऊपर, इमरान खान साहब के स्टैंडर्ड के ऊपर, तो इन लोगों को तो शायद काबीना का या स्टेटस भी नहीं मिलना चाहिए था स्पेशल असिस्टेंट का। देखिए नहीं, ये मैं थोड़ी सी इस चीज़ की वजाहत करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में इसमें कोई अबहम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब जो पहले शुरू दिन से कहते रहे हैं कि जो पार्टी के सरबराह होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं, सदर हैं, जो इस ओहदों पे हैं फ़ैसला साजी की, जो डायरेक्टली फ़ैसला करते हैं, अव्वल तो ये है कि उनको तो बिल्कुल कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और बिज़नेस में नहीं होना चाहिए। और उसकी मैं मिसाल भी दूंगा कि कहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नज़र आता है अगर आप इसको IPP के तनाजुर में ले लें। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर एक स्पेशल असिस्टेंट है, अब मेरा अगर बैकग्राउंड है कि मैं एक ज़माने में नैब में भी काम करता रहा हूँ, मैंने वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर भी काम किया हुआ है, पाकिस्तान से बाहर भी काम किया हुआ है, मुझे मेरे पास एक्सपर्टीज़ हैं फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की, तो इसीलिए मुझे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मावन ख़ुसूसी बनाया है एहतसाब के मामले का, तो उस फील्ड की मेरे पास एक्सपर्टीज़ है। इसी तरह से लेकिन मेरे पास कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है, मुझे आइन और कानून किसी तरीके से भी फ़ैसला साजी की इजाज़त नहीं देता, मैं सिर्फ मावनत कर सकता हूँ। इसी तरह से नदीम बाबर साहब का मामला है, वो बिजली ही के सेक्टर को लेके, IPPs के सेक्टर्स को लेके कोई 100 से ज़ायद कंपनीज़ के सरबराह रह चुके हैं, जिसमें उनकी एक दो ज़ाती कंपनियां भी थी। मेरी इतला के मुताबिक गलत भी हो सकती है, नदीम बाबर साहब इस पर दुरुस्त रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक वो अपनी शेयर होल्डिंग से और कंपनी के एग्जेक्टिव रोल से जुदा हो गए जब उन्होंने ये अपना रोल एज SAPM शुरू किया। अच्छा, इसी तरह से नदीम अपने रज़ाक दाऊद साहब हैं, तो ये तो एक ये वाला मामला है। अब आप आ जाइए कि जो फैसला साजी कर सकते हैं उनका खुद या उनके ख़ानदान का बिज़नेस करना क्यों कर गलत है। अब मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे पिछले 10 सालों में, उनके बड़े भाई 5 साल में वज़ीर-ए-आज़म थे। हम सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को ले लें तो उनके छोटे साहबजादे शुगर का काम भी करते थे, मल्टीपल उनकी शुगर की मिलें थी और शुगर की मद में सब्सिडी भी दी जाती थी और उसका फ़ैसला पंजाब के चीफ मिनिस्टर काबीना में बैठ के करते थे और वफाक में उनके ताया जान उसका फ़ैसला करते थे। इसके साथ साथ जो IPP पॉलिसी के तहत जब उनके वालिद चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, चिन्योट पावर प्लांट लगा जिसका भी इस IPP के अंदर जिक्र है। तो वो वाला इंसिडेंट है जहाँ पे आपको क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है और शायद आपको ये भी नज़र आएगा कि उन पॉलिसीज़ की मद में उनके ख़ानदान ने भी फ़ायदा उठाया। लेकिन वो वही वाली बात है कि इस पे हम बहुत इस वक्त एडवांस में नहीं कुछ कह सकते। रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें हैं, जो सिफारिशात हैं, उनकी रोशनी में जब इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात होती हैं या मज़ीद काम होता है तो जो क्रिमिनलिटी वाला सेंस है पार्ट है उसके ऊपर तो ज़ाहिर बात है जो तहकीकाती इदारे जिनको कानून के तहत ये इख्तियार हासिल है वही इस पर कुछ तफ्तीश करने के बाद डिटर्मिन कर सकेंगे। लेकिन जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट की बात है तो एक तरफ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको वाज़े कर दिया है और दूसरी तरफ वो डिस्टेंस है और अभी भी मैं समझता हूँ कि अभी किसी मावनत के सिलसिले में भी IPPs को लेके उनको नहीं बैठना चाहिए जब इस वक्त हम इस स्टेज पे बैठे हुए। ठीक, बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब, मामले ख़ुसूसी बराए एहतसाब वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के सेगमेंट में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सियासत अपनी जगह मौजूद है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पे से और भी, क्योंकि कोरोना वायरस का इशू अभी तक मौजूद है, उस हवाले से भी हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर एतराज़ किया है कि हुकूमत क्यों इस पर रिलैक्सेशन दे रही है। हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं हमायूं अख्तर खान साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मियां जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा, और चौधरी मंजूर साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। सब तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।
दो तीन इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात ज़रूरी है। एक ये हुकूमत की तरफ से नरमी कहा जाए, थोड़ा रिव्यू किया गया पोजीशन हुकूमत ने रिव्यू की लॉकडाउन के हवाले से। उसके ऊपर जो हुकूमत को अपोजिशन आ रही है, या आज जिस तरह शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, तो वो भी हम सामने रखेंगे। दूसरा ये कि जहाँ पर ये मामलात है वहाँ अपोजिशन ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के जहाँ ध्यान सिर्फ कोरोना वायरस पे होना चाहिए, वहाँ करप्शन के वायरस और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से भी हुकूमत जो है उसका ध्यान या नैब का ध्यान है। क्या इन दोनों का कोई ताल्लुक आपस में बनता है या नहीं? और ये कि सिंध के अंदर टाइगर फोर्स को काम करने से मना कर दिया गया, यानी सिंध की सूबाई हुकूमत कहती है कि ये एक पोलिटिसाइज्ड फोर्स है, इनका कोई तुक नहीं बनता कि सिंध के अंदर किसी भी रिलीफ एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इसके ऊपर जानेंगे और हुकूमत क्या कहती है। लेकिन सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने लॉकडाउन के हवाले से क्या कहा है, ज़रा पहले सुन लेते हैं। पहले लॉकडाउन का फैसला नहीं हो पाता था, फिर वो हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो 4 अमवात योमिया हो रही थी। आज 25 अमवात हैं, यानी इन्फेक्शन का रेट फैल रहा है। और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम लॉकडाउन में नरमी करेंगे। तो पूरी दुनिया का तजर्बा ये है कि लॉकडाउन में नरमी उस वक्त की जाती है जब इन्फेक्शन के रेट में इस्तेहकाम आ जाए और वो कम होना शुरू हो जाए। किसी मुल्क ने भी बढ़ते हुए इन्फेक्शन के रेट में लॉकडाउन में नरमी नहीं की। ये एक बहुत बड़ी खामी है इस फैसले के अंदर। हमारी गुजारिश ये है कि कौमी असम्बली का इजलास जिसके बारे में बातें हो रही हैं वहाँ पर इसका होना बड़ा ज़रूरी है, इस पर बहस हो, पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि मुस्तकबिल क्या है। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। एक ग्राफ हम आपको दिखा देते हैं। 14 अप्रैल को जो नए केसेस थे जो रिपोर्ट हुए हुकूमती वेबसाइट के हवाले से, जो हुकूमत की तरफ से अदाद-ओ-शुमार आ रहे थे, 269 यानी कि 269 केसेस थे। उसके बाद 15 अप्रैल को देख लीजिए 543 नए केसेस, 16 को 488 नए केसेस, 17 463 नए केसेस, 18 अप्रैल 514 नए केसेस, 19 अप्रैल 425 नए केसेस। अब ये डेली अपडेट होती है, तो अगर देखा जाए तो सिर्फ जब से लॉकडाउन में थोड़ी नरमी लाई गई है 2433 नए केसेस आए हैं, और जो टोटल केसेस हैं अब तक वो 8418 हैं हुकूमती अदादो शुमार के मुताबिक। और जब से लॉकडाउन में कमी हुई है, यानी उसके अंदर ईज़ पैदा किया गया है, नरमी हुई है, तकरीबन 70 के करीब अमवात हो चुकी हैं। तो ये जो सवाल किया जा रहा है हुकूमत से, हुकूमत के ऊपर भी दबाव है, मईशत का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं ज़रा पूछ लेता हूँ हमायूं साहब, ये स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने, अपोजिशन कह रही है कि ये फैसला गलत है और इसको रिव्यू करना चाहिए। आप आज भारत में देख लीजिए, उन्होंने लॉकडाउन में नरमी की, एक दिन में तकरीबन 1500 के करीब कहा जा रहा है हलाकतें हैं और इस तरह के मामलात हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमती फैसला, ये रिव्यू की गुंजाइश है इसके अंदर? बिकॉज यहाँ तो स्टेटिस्टिक्स यही बता रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है, इसमें स्पाइक आ रही है जब से ईज हुआ है लॉकडाउन में। पाकिस्तान का एक चीज वाज़ेह है कि ग्रोथ रेट जो है वो बाकी दुनिया के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट से बहुत कम है। आप अमेरिका देख लें, बरतानिया देख लें, इटली देख लें, ये तमाम ममालिक बहुत तेजी से इनकी अमवात देख लें। पाकिस्तान ने बड़ी तेजी से इक़दाम उठाए, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशंस कमेटी बनाई है, NDMA एक्टिव हुई है, पाकिस्तान की फ़ौज एक्टिव हुई है, बड़ी तेज़ी से फाइनेंशियल मेजर्स लिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तेज़ी से ये 12,000 का जो एहसास प्रोग्राम का स्टाइपेंड है, ये जो मुस्तहिकीन हैं उसमें बांटा जा रहा है। अभी तक कोई प्रेशर पॉइंट्स नहीं हुए, कोई खाने पीने की अशिया ख़त्म नहीं हुई। एक देखिए, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों को बचाएं, और जिन लोगों की रोज़गार ख़त्म हुई है उन तक को पैसे पहुँचाएं या पहुँचाएं, और हम अपनी इकोनॉमी को बचाएं, हम अपनी इंडस्ट्री, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री है या इनफॉर्मल इंडस्ट्री है या कॉटेज इंडस्ट्री है या बड़ी इंडस्ट्री है। मायूं साहब, कच्चा कलामी सर, मैं तो नंबर ऑफ केसेस की बात कर रहा हूं सर। जी मैं हम उसको हम बचाएं। आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से घंटों के लिहाज से मेजर्स आ रहे हैं, और हमने इस चीज को अपने हेल्थ सिस्टम को ओवरवेल्म नहीं होने दिया। ये इस सूरत हाल है, इसमें ऑलमोस्ट
डेली बेस पे एक रिव्यू होता है सिचुएशन का, ठीक है। और हालात के मुताबिक थोड़ा रिलैक्स किया जाता है। एक फाइन लाइन, दुनिया का हर मुल्क एक बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है। ये जो मैंने 3-4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, ठीक है, इसमें एक बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है, और आप इसी तरह हम भी ठीक है। कर रहे हैं। अच्छा चले, ठीक है, मैं जरा इसको आगे थोड़ा लेके चलता हूँ। चौधरी साहब, आप मुझे बता दीजिए, हुकूमत का ये फैसला है, हुमायूं साहब कह रहे हैं कि हमने अपना ये जो इकॉनमी है इसको भी बैलेंस करना है, रिलीफ का वर्क है, उसमें भी बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की खिदमात हैं पाकिस्तान की हुकूमत की। लेकिन ये जो हमारे पास फिगर आ रहे हैं ये अलार्मिंग हैं, क्योंकि बढ़ रहा है जब से थोड़ा रिलैक्सेशन मिली है। अगर लोगों से बात की जाए तो मैं पिछले हफ्ते भी प्रोग्राम कर रहा था, लोगों को शायद ये बात इतनी अच्छी नहीं लगती, खासतौर पर जो दिहाड़ीदार तबका है, कि भाई हम लॉकडाउन की बातें करते हैं, लॉकडाउन करो या सख्ती करो या कुछ करो, बिकॉज उनका रोजगार जुड़ा हुआ है। हुकूमत एक बड़े टाइट स्पॉट के अंदर है, इस बात से आप एग्री करते हैं? दो बड़ी बुनियादी चीजें हैं। पहली बात यह है कि दुनिया इसने रुक तो नहीं जाना, दुनिया ने चलना है, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये है कि अब कैसे चलना है, किस इशू के तहत चलना है और किस निज़ाम के तहत चलना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब चलना है ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है। अब सवाल ये है कि जो मैंने कहा कि इसको कैसे चलना है, इस पे जरूर देखना पड़ेगा कि किस निज़ाम के तहत, निज़ाम सिस्टम क्या है, कौन सी इंडस्ट्री ने चलना है अभी और कौन सी इंडस्ट्री ने नहीं चलना, कौन सी चीजों ने चलना है, कौन सी चीजों ने नहीं चलना। मसलन इस वक्त जरूरत क्या है, इंसानी जरूरियात पे इसने आगे बढ़ना है। अब समाज में सिर्फ वो जो तमाशे थे वो सारे उन पे नहीं बढ़ सकती। अब आगे जो चौंचले थे सरमायादारी के और जिस तरह से वो सारे तमाशे होते थे वैसे नहीं बढ़े। इस वक्त जरूरियात क्या है, रोटी है, लोगों को चाहिए, लोगों को हेल्थ का सिस्टम सारा कोलैप्स करते चले जा रहे हैं, जितने भी सरमायादाराना ममालिक है उनके अंदर वो हेल्थ को कैसे आपने अपडेट करना है। क्योंकि वो जो कहते थे कि हर चीज प्राइवेटाइज कर दो, ये अस्पताल भी कर दो, तालीमी इदारे भी कर दो, सब कुछ कर दो, रियासत का क्या काम है, ये इस वक्त कोई चीज किसी बड़े से बड़े मुल्क में भी वर्क नहीं कर रहा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप यहाँ पे जो यूटिलिटी बिल्स हैं, अगर आप उनको माफ कर देंगे कुछ लोगों को, जो स्पेशली जो वर्किंग क्लास है, जो मजदूर तबका है, जो नहीं अफोर्ड करते, और वो कहाँ से करने हैं ये भी मैं बताता हूँ। आप इस वक्त बिजली के बिल, चूंकि तेल पे सबसे ज्यादा बिजली पैदा होती है, तो वो इस वक्त बिल्कुल जमीन बोस हो गया, तेल की कीमत जो है, उससे आप लोगों से ज्यादा पैसे ले रहे हैं ऑलरेडी। तेल के ऊपर आप ज्यादा पैसे ले रहे हैं, 75 अरब रुपए आप ज्यादा ले रहे हैं। तो बाकी जो पैसे ले रहे हैं उनकी वजह से आपने वही पैसे लोगों को वापस लौटाने हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये लॉकडाउन तो खुल गया है। अच्छा। मुझे नहीं समझ आ रही कि मतलब ये जो मसाजिद के अंदर, मसाजिद किसी जगह पे लॉक नहीं थी, बंद नहीं थी, उनको ताले नहीं किसी जगह पे लगे हुए थे। लेकिन सिंध के अंदर उन्होंने सबसे पहले उलमा को बुलाया, उनके साथ बैठे, एंगेज किया उनको, और बैठकर ये तय किया कि ठीक है 3 से 5 आदमी होंगे, हम लोग तो मस्जिद में नमाज भी होगी, मस्जिद में अजान भी होगी, बाकी सब भी होगा, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल को पेश नजर आपने रखना है। ठीक है। अच्छा। मुझे ये बताएं, तमाम दुनिया के तमाम इबादत गाहें जिनकी तरफ लोग जिनको पूछते थे या जिनकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते, वो बंद पड़े। ईसाइयत के, इस्लाम का, सिखों का, हिंदुओं के, यहूदियों के, सब बंद पड़े। ठीक है। अब सऊदी अरब बंद है। मैं सिर्फ एक आखिरी बात करूं, सऊदी अरब बंद है, ईरान बंद है, इराक बंद है, तुर्की बंद है, उर्दन बंद है, मलेशिया बंद है, जितने भी सारे बड़े ममालिक हैं, मिस्र बंद है, ये सारे बंद पड़े हैं। उनमें कोई नमाज नहीं होगी, कोई तरावी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। और ये जहाँ पे दूसरी सनत का ये बात कर रहे हैं, बार बार सनत को इस वक्त जरूरत है, जब सनत को सहारा देने की जरूरत था, अब ये लंगर खाने खोल रहे थे, आज लंगर खाने खोलने की जरूरत है, अब ये सनत को खोल रहे हैं और उनको दे रहे हैं। अच्छा चले, वो सिचुएशन तो काफी सब चेंज भी बीच में सर होगी ना। मैं जरा, क्योंकि मेरे साथ आप रहिएगा, मैं जरा मियाँ साहब के पास हूँ। मियाँ साहब, हुकूमत ये कह रही है हमने बैलेंस करना है, आप कहते हैं कि नहीं, वो बात फिगर्स जरूर बता रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं जब से लॉकडाउन में थोड़ी नरमी आई है,
फिर हुकूमत के पास क्या हाल है सर? अब हुकूमत ने तो बैलेंस करना है ना कि एक चीज़ दूसरी से जुड़ी हुई है। रिलीफ देंगे लोगों को तो शायद लोगों पर दबाव कम पड़ेगा और शायद लोग इस बात की तरफ ज़्यादा आएंगे कि ठीक है जी लॉकडाउन रहना चाहिए या उसमें इतनी ज़्यादा नरमी नहीं होनी चाहिए। मुनीब साहब, अगर तो वाकयातन हुकूमत जो है लोगों की सेहत जिंदगी भी उनको देना हुकूमत की जिम्मेवारी है, पॉलिसी बनाना, रोजगार भी देना हुकूमत की जिम्मेवारी है, उसकी हिकमत अमली पॉलिसी बनाना। मगर बदकिस्मती ये देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की ना कोई हिकमत अमली है मईशत के हवाले से और ना ही लॉकडाउन के हवाले से। आप मुझे ये बताएं कि जो हुकूमत 2 साल के अंदर अपनी कोई माशी पॉलिसी ना दे सके, वो लॉकडाउन के हवाले से कितनी संजीदा है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि जब लॉकडाउन का सूबों ने ऐलान किया और सबसे पहले सूबा सिंध ने ऐलान किया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, वफाक जो है, उसने आज तक, उस दिन से लेकर आज तक दिल से उसको कबूल नहीं किया। एक सांस में कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, ये एक वबा जो है आए रोज बढ़ती जा रही है, और अगर तो भाई इस वबा पर आपने किसी हिकमत अमली के तहत कोई काबू पा लिया है, आपने कोई इसकी मेडिसिन निकाल लिया है, तो हमें कोई इतराज नहीं है, आप बिल्कुल लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दें। मगर आप कोई संजीदगी का मुजाहरा तो करें, कोई किसी सूबे को ये बताएं तो सही कि आप सूबा सिंध ने अच्छा काम किया या बुरा किया है, पंजाब ने अच्छा किया, बट सर वो करें क्या सर? सूबे 18वीं तरमीम के बाद काफी हद तक तो आजाद है ना सर। बात ये वो करे, हुकूमत भी क्या करे इस सिचुएशन के अंदर? आप कहते हैं नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, बट करें क्या सर? नंबर ऑफ केसेस का आप अंदाजा इस बात से कर सकते हैं कि 24 घंटे में सबसे हाईएस्ट फिगर आया, 25 मौत हुई हैं इससे पाकिस्तान के अंदर। मुझे ये बताएं, और खुद ही मसूद फरमा रहे हैं कि मई में और ज्यादा इस वबा से जानी नुकसान होने का अंदेशा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ज्यादा मौत होने का अंदेशा है, नुकसान होने का अंदेशा है, और दूसरी तरफ आप लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं। कोई आप पाकिस्तानी कौम को बताएं तो सही। आप कहते हैं कि जनाब एक तरफ हम लोगों को भूखा मरता नहीं देख सकते और दूसरी तरफ लोगों को जिंदगियों को खतरा है। ठीक तो है भाई आपने लॉकडाउन, नरम लॉकडाउन करके ना नताइज उसके हासिल कर सके, ना मईशत लॉकडाउन की वजह से जो तबाह हुई, बेरोजगार लोग हुए, भूखे मर रहे हैं लोग, ना उसका कोई आपको फायदा दे सके, बल्कि आपने वही हाल किया है जो 2 साल के अंदर आपने मईशत का पहले किया था। वही आज गैर अच्छा चले वही आज हिकमत से आ रही मियां साहब जो है वो नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा मियां साहब एक ब्रेक ले रहे थे, मैं वापस आता हूँ। जरा चौधरी साहब से, आपसे और हुमायूं साहब से जरा मैं पूछ लूँ, क्योंकि ये के ऊपर तो चले डिबेट है, आज भी मौजूद है कि जी नरमी होनी चाहिए, नई केसेस जो जिस तरह से रिपोर्ट हो रहे हैं वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत से मामला हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं। उस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस बात की अहमियत अपनी जगह ठीक है, लॉकडाउन के ऊपर हमारी ब्रेक से पहले बात हो रही थी, लेकिन आज अपोजिशन की तरफ से, यानी खास तौर पे शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए एक तरफ ये मामलात है, नैब उन्हीं कामों में लगा हुआ है, और उनके तरफ से जब ये कहा जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि हुकूमत इन कामों पर लगी हुई है। शहबाज शरीफ साहब के पीछे अब भी पड़ी हुई है बकौल शायद खाकान अब्बासी साहब के हुमायूं साहब नैब, और उनको अब भी बुला रहे हैं। वो पिछले दिनों नहीं गए, उन्होंने कहा मेरी इम्यूनिटी वैसे ही कमज़ोर है, वो कैंसर सर्वाइवर हैं। आज भी नैब इन्हीं कामों में लगा हुआ है। कुछ अरसे के लिए रुक नहीं जाना चाहिए सब कुछ? एक क्राइसिस की सी सिचुएशन है मायूं साहब। देखिए जी, इस मुल्क की तमाम अहम इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, हुकूमतें चल रही हैं, कोर्ट्स चल रहे हैं, और जो इस मुल्क के इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, FIA, नैब, प्रोविंशियल जो अथॉरिटीज़ हैं, वो सब चल रही हैं। तो जो इस तरह के इदारे होते हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, ये तो अपना काम जारी रखते हैं। अच्छा जी, उनका भी एक स्ट्रक्चर है। अच्छा। हाँ, दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिचुएशन में अगर वो माजरत करें कि वो नहीं आ सकते, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नैब इसको कंसिडरेशन देगी और थोड़ा इंतजार कर लेगी। सर वो 22 को फिर बुला लिया उन्होंने, अभी पिछले दिनों बुलाया था उन्होंने, लेटर लिखा 22 को, उन्होंने कहा नहीं फिर आ जाए।
बहरहाल जी उनका अपना कोई कार्रवाई का मैनुअल होता होगा, उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। शायद उसमें अभी कोरोना की वजह से तब्दीली नहीं आई, लेकिन आई एम श्योर कि इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन है, अच्छा जी, तो जो भी इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं वो इस चीज को मद्देनजर रखेंगे। अच्छा मैं जरा चौधरी साहब, ये इम्पॉर्टेंट इशू है। प्राइम मिनिस्टर ने वॉलंटियर्स की फोर्स बना दी, ये टाइगर फोर्स। आपने कहा सिंध में वो काम नहीं करेगी, सिंध हुकूमत ने कह दिया, ये वजह क्या है? और ये क्या बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी अपनी फोर्स भी बना रही है वॉलंटियर्स की? नहीं, देखिए ना, हमने इनको कहा कि देखिए, जब रियासत मौजूद है, रियासती इदारे मौजूद हैं, तो फिर ऐसी किसी फोर्स की क्या जरूरत है? और अगर वॉलंटियर फोर्स बनानी है, पहली तो बात है मेरे ख्याल के मुताबिक, आप किसी भी जगह पे कोई बंदा अदालत चला जाए तो जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके तहत आप किसी भी जगह पे फोर्स का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। कोई भी तंजीम बनाने के लिए, कोई भी ऐसी तंजीम बनाएगी, अच्छा, कोई स्पा का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन उसके बावजूद, तमाम पाकिस्तान के इतराज के बावजूद, इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो करेंगे, हम तो बनाएंगे। इन्होंने बना ली। अब अगर इन्होंने बनाई है तो बाकी जमातों को भी हक होना चाहिए कि वो भी बनाए। मेरा तो ख्याल है, हमने तो ऐलान कर दिया है, हमने तो लेटर आज लिख दिया है, कल हम, मेरा ख्याल है कल हमारे लोग चीफ सेक्रेटरी को देने जाएंगे। अच्छा। तो वो जो हमने लिख दिया, तो हमारे लोग भी उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। ये सिर्फ सिंध की तक होगी सर या पूरे पाकिस्तान के लिए होगी? नहीं, देखे ना, ये अभी तो हमने पंजाब में किया है, बाकी सूबे भी अगर करना चाहे तो बाकी सूबे भी बना लें। अच्छा। और यकीनी तौर पर वो बनाएंगे, उसको देखेंगे। ठीक है। दूसरी ये है कि इसमें देखिए, अगर ये गैर सियासी है तो हमारे लोग भी गैर सियासी होंगे, और इसमें ये जो नून लीग है वो भी हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी अपनी कोई लॉ एनफोर्स बनाए। अगर इनकी टाइगर फोर्स है तो वो लॉ एनफोर्स बना ले। हमने तो अपनी पीपल्स फोर्स बना दी है। अच्छा। एक बात। दूसरी गुजारिश ये है कि ये इस वक्त, इस टाइम पे ये क्या इन्होंने शुरू किया है, आप जरा इनकी अपनी जरा देखें। इमरान खान साहब जब शुरू हुए थे तो कहा कि किसी करप्ट को साथ नहीं लेंगे। फिर जब करप्ट जितने थे, जिनको गालियां दिया करते थे, उनको साथ ले लिया, कहा उन्हें टिकट नहीं देंगे। अच्छा। जब टिकट दे दिया तो फिर कहा कि नहीं, टिकट तो दे दिया है, सीटों की जरूरत थी, अब इनको वजीर नहीं बनाएंगे। फिर जब वजीर भी बना दिया तो कहा कि चूंकि ऊपर इमरान खान बैठा है, इसको करप्शन नहीं करने देंगे। और जब करप्शन भी होगी, पकड़ी गई, तो कहने लगा देखना जरा, इमरान खान बैठा है, ये हटा देंगे इनको फौरी तौर पर। और जब हटाया भी नहीं तो कहा कि इमरान खान को छोड़कर बाकी सारी कौम करप्ट है। अब मुझे ये बताएं कि कभी ये जाप छुपते हैं, इन्होंने केस का फैसला नहीं होने दिया, पीटीआई की फंडिंग केस का, उधर जो बीआरटी है उसका कोई फैसला नहीं है, जितने इनके खिलाफ केसेस है उनका कोई फैसला नहीं है आज तक। ठीक। और ये चले हैं करप्शन को खत्म करने। अब इस टाइम पे कौन सी ऐसी क़यामत है? जो नोटिस शहबाज शरीफ को दिया है वो नोटिस जरा इमरान खान साहब को भी दे दीजिए, उनसे भी पूछ लीजिए। मियां साहब के पास जाता हूँ। मियां साहब, ये हुमायूं साहब को भी आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि नैब को कर देना चाहिए। उन्होंने तो खैर बड़ी समझदारी की बात की कि नैब को कर देना चाहिए शायद मौके से, लेकिन वो कहते हैं उनका कोई मैनुअल होगा। बुला लिया शहबाज साहब को, अभी उनका अफेक्ट नहीं हुआ कोरोना से ये चीज़, और उन्होंने कोई तरमीम नहीं की। ये दो बातों का जवाब दे दें, ये बनाएंगे मुस्लिम लीग नून भी को फिर अपनी फोर्स बनाएगी वॉलंटियर्स की, वो जैसे पीपल्स पार्टी बना रही? सब मुझे थोड़ा वक्त जरूर दीजिएगा, मुझे अंदाजा है आपके वक्त का, मगर मैं ये अर्ज कर दूं मनीब साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं कि हुकूमत वक्त की तरजीहात क्या है। अगर तो ये तरजीहात हैं कि 22 करोड़ आवाम जो है वो इस वबा से परेशान है, खौफजदा है, अमवात हो रही हैं, लोग मईशत डूबती नजर उनको आ रही है, बेरोजगार हो रहे हैं, भूख नंग है, मगर ये क्या कर रहे हैं? जो एक डिक्टेटर ने अदारा बनाया इत्तेसाब के नाम पर, मगर जमातों को तोड़ने और हुकूमतें बनाने के लिए, वो भी इस ढूंढे तरीके से इस अदारे को इस्तेमाल ना उस तरह कर सका जिस तरह आज के प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये देखें कि अगर शेख रशीद साहब ये फरमाए कि मैंने दम कर दिया, शहबाज शरीफ इसलिए नहीं पकड़े गए, अगले दिन शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि सबसे सुलह कर लें, वो मीर शकील साहब की तरफ उनका इशारा था। मुझे ये बताएं कि अगर 34 साल पुराना केस निकाल के मीर शकील को पकड़ा जाता है और ये 70 साल पुराना जो उनका बिजनेस है शरीफ फैमिली का, उनका रहन सहन का पूछा जाता है, मगर
ये नहीं पूछा जाता कि अरबों खरबों रुपया इनके 1.5 साल में खुसरो कमा गए, कमा गए, या इनके बाकी जो एटीएम थे वो कमा गए, और उसका बेनिफिशियरी कौन है? वो इमरान खान, उसका कोई नहीं पूछता। अब आ जाए ठीक मियां साहब, सर जरा वक्त खत्म हो गया है। इस वक्त तो यकजहती की जरूरत थी। ठीक है, इस वक्त तो यकजहती की जरूरत थी। फोर्स किसके लिए बनाए भाई, ये तो बता दे कोई। सर वो कोरोना रिलीफ फोर्स है ना जो बनाई है, वो किसके लिए बनाई है? वो सर रिलीफ फोर्स। तो फिर वो 10 लाख टाइगर कहाँ है? वो 10 लाख टाइगर कहाँ है जो 10 अप्रैल तक नजर आने थे? सर वो नाम टाइगर है, हमको रोड पर शेर तो नहीं फिरने ना, चीते तो नहीं फिरने, वो उन्होंने नाम उनको टाइगर दिया। और मैं कहता हूँ इतने लोग होते तो ये तो राशन लोगों की लाइनें लगाने की बजाय उनके घरों तक पहुंचा सकते थे। अच्छा चले, मगर ये सारी फेक गुफ्तगू है, झूठ है। ठीक है, चले खत्म हो गया जी। मैं जरूर इस बहस को आगे बढ़ाता, बहरहाल इसको अगले प्रोग्राम में जरूर इस पर बात करेंगे। मैं मुख्तार खान साहब, मियां जावेद लतीफ साहब और चौधरी मंजूर साहब को शुक्रिया अदा करूंगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।